सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 नाथसीवाद और हिटलर का उदय का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप इस नोट्स को नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी पर और आप इसे लर्न भी कर लेना, मतलब कि याद भी कर लेना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नोट्स। सो पहले कुछ बेसिक पॉइंट देख लेते हैं नाथसीवाद और हिटलर के उदय का। इसमें प्रथम विश्व युद्ध जो है 1917 से 1918 में दो प्रमुख गुटों के बीच हुआ था, जिसका अंत जर्मनी की हार के साथ हुआ था। और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 में हुआ था। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जून 1919 में वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें जर्मनी के ऊपर मित्र राष्ट्रों ने कई अपमानजनक शर्तें थोपी थी। मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जून 1919 में वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें जर्मनी के ऊपर जो मित्र राष्ट्रों हैं, मतलब जिसके साथ उनका युद्ध हो रहा था, उन्होंने अपमानजनक शर्तें थोपी थी, जिसके बारे में बात करने वाले हैं। सो हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि वर्साई की संधि क्या थी। वर्साई की संधि का पहला शर्त था, उन्हें युद्ध में हुई क्षति के लिए सिर्फ जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। मतलब कि युद्ध में जो भी नुकसान हुआ था उसके लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। और युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया गया। मतलब कि जर्मनी पर युद्ध अपराध के तहत 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया गया था, मतलब कि इसकी भरपाई करने के लिए बोला गया था। और जर्मनी के सारे उपनिवेश, 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लोह भंडार और 26% कोयल भंडार को मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। मतलब कि जर्मनी के जितने भी उपनिवेश थे उसको मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। और फिर जर्मनी को कमजोर करने के लिए उनकी सेना भंग कर दी गई। मतलब कि जर्मनी को और भी कमजोर करने के लिए उनके सेना में फूट डाल दी गई। मतलब कि उनको सेना को भंग कर दिया गया। और जर्मनी के खनिज संसाधनों वाले राइलैंड को भी मित्र राष्ट्रों ने अपने कब्जे में ले लिया। मतलब कि जर्मनी के पास जो खनिज संसाधनों का राइलैंड था उसको भी मित्र राष्ट्रों ने अपने कब्जे में ले लिया। सो ये था वर्साई की संधि के कुछ मुख्य शर्तें, जो कि अक्सर एग्जाम में 3 या 4 साल से आ रहे हैं रेगुलर। सो आप इसे नोट डाउन कर लेना। और अगला टॉपिक है हमारा, जिसके बारे में बात करने वाले हैं, वो है हमारा वाइमर गणराज्य। इसका स्थापना कैसे हुआ, इन सब के बारे में बात करेंगे। वर्साई की संधि के बाद जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना हुआ, जिसे कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मतलब कि जो वर्साई की संधि हुई थी उसके बाद जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना हुआ था, जिसके लिए उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसके बारे में बात करेंगे। वाइमर गणराज्य के समक्ष समस्याएं, मतलब कि वाइमर गणराज्य के समक्ष क्या समस्याएं आई थी उनकी स्थापना के समय। वाइमर गणराज्य का पहला समस्याएं था, वाइमर गणराज्य ने ही वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए इस अपमानजनक संधि के लिए वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया गया। मतलब कि वाइमर गणराज्य ने ही जर्मनी में वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए इस अपमानजनक संधि के लिए सिर्फ वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया गया था, जो कि जर्मनी में रहते थे। और वाइमर गणराज्य की दूसरा समस्याएं थी, वाइमर गणराज्य को युद्ध हर्जाना देना पड़ा, जिससे आर्थिक क्षति हुई। मतलब कि वाइमर गणराज्य को युद्ध का हर्जाना देना पड़ा, जिससे उनको आर्थिक क्षति हुई थी। और फिर वाइमर गणराज्य को अति मुद्रा स्थापित, मतलब कि जब कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसका सामना करना पड़ा। और वाइमर गणराज्य को नवंबर के अपराधी कहकर मजाक उड़ाया जाता था। और वाइमर गणराज्य को स्पर्टलिस्ट लिंग के क्रांतिकारी विद्रोह का सामना करना पड़ा। ये कुछ समस्याएं थी जो कि वाइमर गणराज्य की स्थापना के समय हुआ था। और अगला टॉपिक है हमारा, जिसके बारे में बात करने वाले हैं, हिटलर का उदय। हिटलर का उदय कैसे हुआ और हिटलर था कौन, उसके बारे में बात करते हैं। वाइमर गणराज्य के उपयुक्त कारणों से लोगों का विश्वास उठ गया और वो इंतजार में थे जो उन्हें उनके दुखों से छुटकारा दिला सके। तब हिटलर का उदय हुआ। मतलब कि वाइमर गणराज्य की समस्याओं की वजह से लोगों का उन पर से विश्वास उठ गया और वो इंतजार में थे जो उन्हें उनको दुखों से निपटारा दिला सके, तभी हिटलर का उदय हुआ। लेकिन जर्मनी में हिटलर का उदय के कारण क्या था, इसके बारे में बात करते हैं। पहला तो वर्साई की संधि शर्तें। मतलब कि जर्मनी में हिटलर का उदय का मुख्य कारण था वर्साई की संधि की शर्तें। और दूसरा था आर्थिक महामंदी। युद्ध के बाद वहां के लोगों का आर्थिक स्थिति जो है बहुत ही खराब हो चुकी थी, जिसको सुधारने के लिए किसी और की आवश्यकता थी, तभी हिटलर का उदय हुआ। और वाइमर गणराज्य की वजह से बेरोजगारी। मतलब कि जो वाइमर गणराज्य की स्थापना के समय जो समस्याएं थी उसके वजह से वहां पे बेरोजगारी छा गई थी। और चौथा कारण था नाजी प्रोपोगेंडा, जिसके बारे में बात करेंगे फुल डिटेल में अगले टॉपिक में, नाजी प्रोपोगेंडा के बारे में। और पांचवा था वाइमर रिपब्लिक की कमजोरियां। ये था कुछ पॉइंट जिसकी वजह से हिटलर का उदय हुआ जर्मनी में। लेकिन हिटलर के उदय के बाद क्या हुआ जर्मनी में, उन सब के बारे में बात करेंगे अपने अगले टॉपिक में, जो कि है हमारा नाजियों का विश्व दृष्टिकोण। जो जर्मनी में नाजी थे उनका विश्व दृष्टिकोण क्या था, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। जिसमें से पहला है हमारा जीवन परिधि अपने लोगों को बसने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करना।
मतलब कि जो नाजीवादी थे वो अपने लोगों को बसाने के लिए दूसरी जगह पर जो है कब्जा करते थे। और राष्ट्रीय समाजवाद का उदय, मतलब कि नाजीवादी जो थे अपने राज्य में राष्ट्रवाद के समाज का उदय किए। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नस्लीय श्रेष्ठता, शुद्ध और नार्डिक आर्यों का समाज। सो यही था नाजीवादियों का विश्व दृष्टिकोण, जिसके बारे में हमने बात कर चुके हैं। और अगला टॉपिक है हमारा जिसके बारे में बात करेंगे, वो है हमारा नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति। जो नाज़ी जर्मन था उसमें युवाओं की स्थिति क्या थी, मतलब कि जो जेंट्स थे उनका स्थिति क्या थी, उन सब के बारे में बात करते हैं। सो पहला पॉइंट, जर्मनी और यहूदियों के बच्चे एक साथ बैठ नहीं सकते थे। जो जर्मनी और यहूदी के बच्चे थे वो एक साथ बैठ नहीं सकते थे और नहीं बात कर सकते थे एक दूसरे से। और दूसरा पॉइंट है ज्यूसेपी शारीरिक रूप से अक्षम तथा यहूदियों को स्कूल से निकाल दिया गया। मतलब कि जो ज्यूसेपी थे वो शारीरिक रूप से अक्षम थे, मतलब कि स्वस्थ थे, और यहूदियों को स्कूल से निकाल दिया गया था। और स्कूल पाठ्यक्रम पुस्तक को फिर से लिखा गया जहां नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा दिया गया। मतलब कि यहूदियों को स्कूल से निकालने के बाद स्कूल पाठ्यक्रम को फिर से लिखा गया जिसमें नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा दिया गया, जो कि ज्यूसेपी द्वारा लिखा गया था, मतलब कि जर्मनी के द्वारा। और फोर्थ पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा, 10 साल की उम्र के बच्चों को युंग फोंग में दाखिला करा दिया जाता था, जो एक युवा संगठन था। मतलब कि 10 साल की उम्र के बच्चों को जर्मनी में युंग फोंग में दाखिला करा दिया जाता था, जो कि एक युवा संगठन था। और 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को हिटलर यूथ की सदस्यता अनिवार्य कर दी गई। मतलब कि जर्मनी में 14 साल की उम्र के सभी बच्चों को हिटलर यूथ की सदस्यता अनिवार्य कर दी गई। सो ये कुछ पॉइंट था जो कि नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति को दिखाता है। और अगला टॉपिक जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा महिलाओं की स्थिति क्या थी। मतलब कि नाज़ी जर्मनी में जो महिलाएं थी उनकी स्थिति क्या था, उन सब के बारे में बात करेंगे। जिसमें से पहला था हमारा, लड़कियों को अच्छी माँ और शुद्ध रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पहला कर्तव्य बताया गया था। मतलब कि जो लड़कियां थी उनको अच्छी माँ और शुद्ध रक्त वाले बच्चों को जन्म देना उनका प्रथम कर्तव्य बताया गया था। और दूसरा था नस्ल की शुद्धता बनाए रखना, यहूदियों से दूर रहना और बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें सौंपा गया था। मतलब कि जो नाज़ी जर्मनी में महिलाएं थी उनको नस्ल की शुद्धता बनाए रखना और यहूदियों के बच्चों से दूर रहना और बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व सौंपा गया था। और तीसरा था 1933 में हिटलर ने कहा मेरे राज्य के सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। मतलब कि हिटलर ने 1933 में ऐलान किया कि हमारे राज्य के सबसे महत्वपूर्ण नागरिक जो है वो माँ होगी। और नस्लीय तौर पर वांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं, दुकानों में ज्यादा छूट, थिएटर और रेलगाड़ी के सस्ते टिकट, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले माताओं को कांसे, चांदी और सोने के तमंगे दिए जाते थे। मतलब कि जर्मनी में नस्लीय तौर पर बच्चों को जन्म देने वाले माताओं को विशेष अधिकार दिए जाते थे, जैसे कि अस्पतालों में, दुकानदारों में ज्यादा छूट, थिएटर और रेलगाड़ी के सस्ते टिकट, और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले माताओं को कांसे, चांदी और सोने के तमंगे दिए जाते थे। और फोर्थ पॉइंट है अवांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को सजा दिया जाता था, मुंह पर कालिक पोत पूरे समाज में घुमाया जाता था और उनसे तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार को छीन लिया जाता था। मतलब कि जो महिला अवांछित बच्चों को जन्म देती थी और उनके मुंह पर कालिक पोत पूरे समाज में घुमाया जाता था और उनसे तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार दोनों को छीन लिया जाता था। सो ये था नाज़ी जर्मनी में महिलाओं की स्थिति। और अगला टॉपिक जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा नाज़ी प्रोपोगेंडा, जिसके बारे में मैंने अगले टॉपिक में बात किया था एक्सप्लेन करने के बारे में। सो इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। जिसका पहला पॉइंट है हमारा सामूहिक हत्याओं के लिए विशेष प्रकार के शब्द का चयन, जैसे कि अंतिम समाधान। मतलब कि सामूहिक हत्या करने के लिए विशेष प्रकार के शब्दों का चयन किया जाता था, जैसे कि अंतिम समाधान था। और दूसरा है इवैक्यूएशन, जिसका अर्थ होता है लोगों का गैस चैम्बर में ले जाना। मतलब कि लोगों को मारने के लिए गैस चैम्बर में ले जाना, जिसका नाम था हमारा इवैक्यूएशन। और तीसरा पॉइंट है हमारा नाज़ी प्रोपोगेंडा का परंपरा प्रिय यहूदियों के खास तरह का छवियों में पेश करना। मतलब कि नाज़ीवादी जो थे वो यहूदियों को खास तरह के छवियों में पेश करना चाहते थे, जिससे दुनिया भर में यहूदियों से लोग नफरत करें। और प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर। द एटर्नल ज्यू इस तरह की सबसे कुख्यात फिल्म थी। मतलब कि यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए कई प्रकार के प्रचार, फिल्मों, इन सब का सहारा लिया गया। और नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, पोस्टरों, आकर्षण नारों इत्यादि का प्रयोग।
मतलब कि जो नाची विचार थे उनको फैलाने के लिए तस्वीरों को, फिल्मों को, पोस्टर, आकर्षण नारों का इस्तेमाल किया गया और शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नाची विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का उपयोग। मतलब कि जो नाची थे वो शासन के लिए समर्थन हासिल करने और विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का उपयोग करते थे। सो हमारे नाची प्रोपोगेंडा के साथ ही चैप्टर का एंड होता है और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।